तो बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था, है ना। ओम्स लॉ थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या बताया था ओम्स ने, बताओ क्रिस, बताओ ओम्स लॉ क्या है। आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, तो फॉर्मूला बताया तुमने। मैंने ओम्स लॉ पूछा है, लॉ क्या है। फॉर्मूले का फॉर्मूला लॉ थोड़ी ना है, मतलब फॉर्मूले से लॉ डिफाइन हो रहा है, लेकिन लॉ क्या है एक्चुअल में, उसका स्टेटमेंट क्या है। रेजिस्टेंस होती है तो सिंपल था, ये तो पढ़ के नहीं आए इसका मतलब, पढ़ा घर जाके। तो तुम जो है ना चीजों को रटने की कोशिश करते हो, रट लें किसी भी तरह से, बस एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। मैंने इतना अच्छे से समझाया है तो उसको समझो ना, रट क्यों रहे हो। रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो नहीं भूलोगे। इतना अच्छे से मैंने समझाया। तुम आए थे कल, बताओ क्या क्या कहा है उम्स ने, कोई अपनी लैंग्वेज में बता दो, लेकिन जो मैसेज था वो मुझ तक पहुंचा दो बस। क्या था बताओ। हम्म का अनुपात क्या होता है। विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब क्या है इसका, मतलब आपने जो वोल्टेज लगाई है वो, और उस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है वो, उन दोनों को अगर डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। फिक्स वैल्यू आने से हमें ये पता चलेगा कि जो V है वो प्रोपोर्शनल है किसके, I के। देखो अगर V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, ध्यान समझो, ध्यान ध्यान से। V अपॉन आई को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी सर्किट के पोटेंशियल को, मतलब जितनी वोल्ट की बैटरी लगाई है उसको, और उससे जो करंट बना है उसको, अगर डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है हर बार। वोल्टेज कितना भी बदलते रहो, करंट कितना भी बदलते रहो, वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट ही। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो आई इधर जाएगा, कांस्टेंट हटेगा, क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई के। यानी जिस रेशियो में आप या जिस प्रोपोर्शन में आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे, उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगा सर्किट के अंदर, करंट बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उसी के प्रोपोर्शन में क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। सेम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, मैंने कहा था कि जितना करंट बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। इसका उल्टा जस्ट स्टेटमेंट ये भी ट्रू है कि अगर करंट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल, या पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, करंट। दोनों ही बातें सही है, ठीक है। तो ये कहा था ओम्स ने, इसको कहते हैं ओम्स लॉ, कि V अपॉन आई का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी सर्किट में। दैट इज जो पोटेंशियल है और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जिस प्रोपोर्शन में आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगा, जिस अनुपात में पोटेंशियल बढ़ाओगे उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। अगर कंडीशन क्या है ओम्स लॉ की, बताओ क्या कंडीशन थी, ये चीज कब वैलिड होगी, जब तक हम वायर का क्या ना करें, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना करें। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट हैं तब ये चीज वैलिड होगी। दैट इज जो V और I का ग्राफ होगा वो कैसा आएगा बताओ। भाई जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उतना करंट बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज उतना करंट, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे करके लीनियर स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब तक ही आएगा जब तक कि ये आपने टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखे हैं। यानी ओम का लॉ जो है वो तब तक ही वैलिड है जब तक उसकी फिजिकल कंडीशंस, मतलब फिजिकल स्टेट उसकी चेंज नहीं कर रहे हैं आप। यानी जैसे कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं या प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जितना पोटेंशियल लगाओगे उतना क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है ना, देखो ना, मान लो एक ही सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ भी लगाया है हमने, कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है ना, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। तो अभी मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की है,
चलो 10 वोल्ट कर लो, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इससे जो करंट फ्लो हुआ वो हम कह देते हैं 2 एम्पियर का हुआ। 10 वोल्ट जब हमने पोटेंशियल लगाया यानी V की वैल्यू 10 हो गई, तो करंट कितना फ्लो हुआ? 2 एम्पियर। अब हमने ना तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया है ना प्रेशर में कुछ किया है, दोनों कंडीशन वैलिड है, वो जैसे ओम ने बताया था। ठीक है, अब ओम ये कह रहे हैं देखो अगर आप इनका रेशियो निकालो तो 10/2 कितना आएगा? 5। कह रहे हैं ये जो 5 आया है ये फिक्स हो गया, ये 5 चेंज नहीं होगा। आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो उसके रेशियो में करंट उतना ही बढ़ेगा कि ये रेशियो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। जैसे आपने कहा भैया मैंने अगर इसको क्या कर दिया, मैंने अगर इसको मान लो यहाँ पे मान लो मैंने 20 कर दिया, इसको क्या कर दिया, मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो करंट ऑटोमेटिक ही उतना हो जाएगा कि ये जो रेशियो ये कितना रहा है 5। तो बताओ अगर इसको 20 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, तभी तो 4 से 20 को डिवाइड करो कितना आएगा? 5। तो करंट ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो देखो फिर से रेशियो निकालो, 20/4 का कितना आएगा? 5 ही आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो सर्किट है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हर बार वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने पर एक फिक्स वैल्यू मिल रही है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है मैंने कहा था ये कांस्टेंट वैल्यू और कुछ नहीं है, ये उस वायर का उस सर्किट का क्या है? रेजिस्टेंस है। क्योंकि कांस्टेंट एक ही चीज रहती है क्या? रेजिस्टेंस। तो ये जो 5 आया है ना ये एक्चुअल में क्या है? इसका वायर का रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ गई? दूसरा वायर लोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, लेकिन डिवाइड करने पर हर बार वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम कहेंगे कि V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट है, दैट इज ये सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। वोल्टेज बढ़ाने पर करंट उतना ही बढ़ेगा जिससे कि जो रेशियो है वो हमेशा क्या है? सेम ही आए। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ना कि जो डिवाइड करने पर आंसर क्या आ जाए हमारा? कांस्टेंट। जैसे मैं कह रहा था ना अभी कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट उस प्रोपोर्शन में उतना ही बढ़ जाएगा, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि रेशियो सेम हो जाएगा, इतना ही बढ़ेगा। अगर 10 से 2 एम्पियर है तो 20 से 4 ही होगा, 30 से 6 होगा, क्योंकि 5 लाना है ना कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल हमने लिया है तो समझ रहे हो ना? तो ऐसे हम कह रहे हैं कि V और I डायरेक्टली क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। बात समझ में आ गई? अब ये चीज कब वैलिड है, ऐसा कब होगा? रेशियो सेम कब तक रहेगा? जब तक ये कंडीशन वैलिड है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर सर्किट, ये जो सर्किट होगा ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर ऐसा क्या होगा इस सर्किट के अंदर कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का पहले इफेक्ट समझो आप, कि अगर हम मान लो हमारे पास मटेरियल होते हैं, कितने टाइप के मटेरियल होते हैं बताओ? एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये तो होते हैं 3 टाइप के मटेरियल। अब इन तीनों में हम टेम्परेचर का इफेक्ट पहले समझ लेते हैं कि अगर इनमें हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इनमें क्या इफेक्ट आता है, पहले उसको समझो। उसके बाद हम समझेंगे कि ओम्स लॉ क्यों फेल हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। बात समझ में आ गई? क्यों कहा ओम्स ने कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, ऐसा क्यों कहा गया? तो पहले टेम्परेचर का इफेक्ट तो समझ लो कि टेम्परेचर करता क्या है मटेरियल के अंदर। बात समझ में आ गई? तो पहले आप हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट मटेरियल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल से हमारा मीनिंग ये है कि किस किस में देखना है? कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में, बस इन 3 मटेरियल्स में हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और खासकर देखना यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटने से रेजिस्टेंस पे क्या, जो ओम्स ने कहा ना कि V अपॉन आई का जो रेशियो है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो। दैट इज क्या चीज चेंज हो रही है? कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो। यही तो कहना चाह रहे हैं ओम्स, ये कहना चाह रहे हैं। इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो।
समझ रहे हो ना क्या चीज चेंज हो रही है? टेम्परेचर को चेंज करने से क्या बदल रहा है? वी अपॉन आई का रेशियो। वी अपॉन आई का रेशियो क्या बताता है? रेजिस्टेंस। दैट इज टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो रहा है। और चेंज होने का मतलब दोनों होते हैं। चेंज का मतलब या तो घट रहा है या बढ़ रहा है। चेंज का मतलब तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चेंज में तो दोनों आ गए ना। तो कब बढ़ेगा रेजिस्टेंस, कब घटेगा रेजिस्टेंस, वो चीजें अब हमने इस हेडिंग के अंदर समझनी है पहले। फिर हम देखेंगे कि ओम्स ने क्यों कहा ऐसा। ठीक है, तो देखो, दैट इज हमें रेजिस्टेंस देखने हैं अलग अलग मटेरियल में टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं। इस ग्राफ का जो वाई एक्सिस होगा वो बताएगा रजिस्टिविटी को, मतलब रेजिस्टेंस को, रजिस्टिविटी। और जो एक्स एक्सिस होगी वो बताएगी टेम्परेचर को, वो बताएगी टेम्परेचर। एक्स एक्सिस में आगे जाओगे इसका मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। वाई एक्सिस में ऊपर जाओगे इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? वायर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। भाई अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो क्या चीज बढ़ रही है? रेजिस्टेंस। और ग्राफ नीचे आएगा तो क्या चीज घट रही है? रेजिस्टेंस। आगे जाएगा तो क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर। पीछे जाएगा तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है। ये दो समझते हो ना ग्राफ का मतलब, तो समझते हो? ठीक है। अब मेरे पास तीन मटेरियल होंगे। पहले मैं बात करूंगा किसकी? कंडक्टर। दूसरा टाइप का मटेरियल क्या होगा? सेमी कंडक्टर ले लेते हैं, चलो ये सेमी कंडक्टर ले लिया मैंने। और थर्ड ले लेते हैं, कौन सा बचा? इंसुलेटर, है ना, यानी नॉन कंडक्टर। ये तीन तरह के मटेरियल होते हैं, है ना। कोई भी मटेरियल या तो कंडक्टर होगा या सेमी कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। तीन ही होते हैं, चौथी कैटेगरी नहीं है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? हम इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, मतलब टेम्परेचर इसका चेंज करने से इसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख रहे हैं। मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा वो देख रहे हैं अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। सेम इसके लिए देखेंगे, सेम इसके लिए देखेंगे। तो देखो पहले मैं ग्राफ बना देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में अगर हम सबसे पहले बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का ग्राफ ऐसे आता है। ये किसका ग्राफ है? इंसुलेटर का। फिर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ ऐसे आता है। तो सर इसको, ये किसका ग्राफ है? सेमी कंडक्टर। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ। और अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर का ग्राफ ऐसे जाता है। ये इनका कर्व है। ठीक है, तो इन कर्व से आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या क्या पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैंने बात करी इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का ग्राफ देखो, जब टेम्परेचर कम था तब रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। ग्राफ ऊपर है ना। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ग्राफ इंसुलेटर का क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। मतलब कौन सी वैल्यू कम हो रही है? रेजिस्टेंस कम हो रही है ना। यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं किसमें? इंसुलेटर में। इंसुलेटर का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ग्राफ ये तो बता रहा है। अरे समझ रहे हो ना? ये वाली एक्सिस टेम्परेचर बता रही है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा समझो, सेमीकंडक्टर का ग्राफ भी देखो कुछ ऐसा ही है इंसुलेटर की तरह ही। जब टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस हाई है। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है? देखो, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब सेमीकंडक्टर का भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। थर्ड, अगर बात करें कंडक्टर की, जो कि हम वायर में लगाते हैं, कंडक्टर ही तो लगाते हैं, करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर में होता है। सर्किट जो बनेगा कंडक्टर का बनेगा। ओम्स का लॉ जो वैलिड है वो कंडक्टर के लिए वैलिड है, तार के लिए ही तो वैलिड है। ठीक, तो कंडक्टर में देखो टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस कम है।
टेम्परेचर बढ़ा, ग्राफ ऊपर गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर ग्राफ ऊपर गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, ग्राफ ऊपर गया। मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। ये बताया ना, देखो ऊपर गया ना ग्राफ। मतलब कंडक्टर जो होते हैं, जो आपके जिसमें करंट फ्लो होता है, वायर जो होते हैं, उनका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंसुलेटर का कम होता है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर का कम होता है। रीजन समझो इसका आप, कि भैया रीजन क्या है, इंसुलेटर का कम क्यों हुआ, सेमीकंडक्टर का कम क्यों हुआ, और कंडक्टर का बढ़ा ही क्यों। कंडक्टर इसका भी तो कम होना चाहिए ना, कंडक्टर का भी, तो इसका क्यों बढ़ा। तो इसका सबका हम अभी आपको क्या बताएंगे, रीजन बताएंगे जस्ट मिनट के बाद। इसको पहले बनाओ जरा, फिर इसके रीजन की बात करते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इसका हम टेम्परेचर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। सुनो भाई, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। रेजिस्टेंस तो कल पढ़ाया था ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस पढ़ाया था कल, केवल कंडक्टर का है ना। वायर के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं हमारे, उनसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बार बार कोलिजन करते हैं। मतलब वो रजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में। उस रेजिस्टेंस, उस मतलब उस बाधा को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उन्होंने जो रजिस्ट किया, जो मतलब कोलिजन जो हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पॉजिटिव आयन कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन है वो एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन के ही क्या है, डोनर है। मतलब उन्होंने ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन को दिया था, तभी तो वो पॉजिटिव हुए हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव आयन भी होंगे, तो रेजिस्टेंस भी होगा, तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। ठीक है, चलो ये रेजिस्टेंस आपको बताया गया। अब इंसुलेटर की बात करो, तो इंसुलेटर में क्या बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब क्या है, क्या इसमें एटम नहीं होते, एटम तो होते हैं इसमें। भैया होते तो हैं एटम, लेकिन जो एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री नहीं हो पाते। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। बताओ, ये तो होता है ना, बाउंडेड रहते हैं ना, ये फ्री नहीं हो पाते। अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा है कि ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं। फ्री नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो इंसुलेटर है, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो अगर हम इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। इसको हीट दोगे ना, हीट दोगे मतलब क्या करोगे, गर्म करोगे। हीट देने का मतलब यह है कि आपने इसको क्या दे दिया, एनर्जी। अब एनर्जी अगर इसको दी जाएगी इंसुलेटर को, कि तो चांसेस हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी जाए तो चांसेस किस बात के हैं, कि ये फ्री हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और फ्री अगर हो गया इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। तो करंट फ्लो होने के चांसेस है ना इसमें। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया या घट गया। करंट अगर फ्लो हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया। रेजिस्टेंस घट गया ना, रेजिस्टेंस घटेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस और करंट उल्टे हैं ना। रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं, जब इंसुलेटर को हीट दी जाएगी, दैट इज एनर्जी दी जाएगी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो सकते हैं। फ्री हो गए तो करंट फ्लो हो जाएगा, दैट इज इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाएगा। उतना नहीं घटेगा जितना मतलब सोच रहे हो। तभी देखो ग्राफ एकदम से डायरेक्टली नीचे नहीं गया है, देखो बहुत ही धीरे धीरे गया है। रेजिस्टेंस होगा कम, लेकिन बहुत ही ज्यादा एकदम तेजी से कम नहीं होगा। समझ गए ना क्यों कम हो रहा है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होने के चांस बढ़ जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होना मतलब रेजिस्टेंस का क्या हो जाना, कम हो जाना। बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसका तो रीजन समझ में आया कि क्यों कम हुआ। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर आप आगे पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है ना। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे मान लो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, तो यहां पर ऐसे करके सिलिकॉन के बहुत सारे एटम बने होंगे, इस तरह से एटम होते हैं। और ये जो एटम है ना, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े होते हैं। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जिसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, ऐसे करके कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ही चार होते हैं इसके पास, एक सिलिकॉन के पास कितने होते हैं, चार। कार्बन के नीचे ही है ना, तो कार्बन पे चार तो इसके भी चार, तो ये चार, ये देखो ये, ऐसे करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया ना ये पूरा एक। ऐसे इधर वाले इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इससे है,
ये वाला इससे, ऐसे करके ये वाला मटेरियल सेमीकंडक्टर जो होता है वो इस तरह से बना होता है। ठीक है, ऐसे करके इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बॉन्ड में, ऐसे इधर वाला से भी बनाया, कई सारे होंगे ना, पूरी चेन होगी ना, ये वाला इधर से बनाएगा, ये वाला इधर से बनाएगा, ये इधर से, 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 ये इधर, ऐसे करके बना हुआ। ठीक है, तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाए हुए होते हैं आपस में। ठीक है, अब इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है कि ये बॉन्ड जो ब्रेक है, ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होने लगते हैं। और जैसे ही अगर एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, यहां रह जाता है होल, मतलब खाली जगह रह जाती है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ खाली जगह, इस खाली जगह को बोलते हैं होल, है ना। तो मतलब वैकेंसी, खाली जगह हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो गया क्योंकि बॉन्ड से बाहर निकल गया। ऐसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये बॉन्ड का जो ब्रेक डाउन है ये बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे फ्री इन खाली जगह में। और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसमें क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, तो इनकी वजह से फ्लो, करंट फ्लो होगा। तो अगर ब्रेकडाउन ज्यादा हुआ बॉन्ड का तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, जाहिर सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बन जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ जाएगी, बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका रीजन ये है रेजिस्टेंस कम होने का, तो उसका तेजी से हुआ है एकदम से, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। बात समझ में आ रही है। इसमें करंट फ्लो नहीं होता अगर आप जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे, सेमीकंडक्टर इसीलिए तो बोला जाता है ऐसे। अगर 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर रखा हुआ है तो उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं जब तक उसका टेम्परेचर ना बढ़े। टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, तब करंट फ्लो होगा। इसलिए इसको आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर कहते हैं। इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। टेम्परेचर कम है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो कौन बन गया, इंसुलेटर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो कौन बन गया, कंडक्टर। इसलिए नाम क्या है, सेमी कंडक्टर, आधा, आधा कंडक्टर है। बात समझ में आ गई। तो समझ गया, इसका भी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका घटेगा। इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इसको समझो। अब कंडक्टर को, कंडक्टर का ही केस अलग है, इसमें बढ़ रहा है। अब कंडक्टर में क्या होता है आप जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और पॉजिटिव एटम भी होते हैं, है ना। तो हम ऐसे करके बना देते हैं, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके ये जो मैं बना रहा हूं ये मान लो पॉजिटिव एटम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव एटम है, ऐसी रैंडम है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी पॉजिटिव एटम है। ये, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, इसमें दोनों चीजें हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं और आपके जिनसे फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हैं पॉजिटिव एटम, जिनको कर्नल कहते हैं, कर्नल, वो भी हैं। अब मान लो आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा तो हो सकता है कि और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कब निकलता है एटम से, देखो यहां बताया ना अभी, जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है। तो हो सकता है यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन ये जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको भी एनर्जी मिलेगी, तो ये भी तेजी से और ज्यादा क्या करने लगेंगे, घूमने लगेंगे इधर से उधर, इधर से उधर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब इनका मूवमेंट तेज हो जाएगा और ज्यादा, थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी। थर्मल वेलोसिटी मतलब हीट करने पर जो वेलोसिटी आती है। और ये जो देख रहा हो ना पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव एटम है, ये भी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे ये भी, क्योंकि इन्हें भी क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो इनका भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। अब बताओ, कराने वाले और जिससे टक्कर हो रही है वो दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। अब तो कोलिजन ज्यादा होंगे या कम होंगे, मतलब अब जो टक्करें होंगी इलेक्ट्रॉन और एटम की, पॉजिटिव एटम की, वो बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्योंकि अब एटम भी क्या करने लगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और इलेक्ट्रॉन तो वाइब्रेट कर ही रहे हैं। तो अब टकराव जो होगा इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव आयन का, वो और भी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इन्हें जहां पहुंचना था वहां तो पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। करंट तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए तेजी से। अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो बहुत ज्यादा टकरा रहा है, बहुत ज्यादा टकरा रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो फिर हम कहेंगे वायर में क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा ना, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहा ना। तो ये रीजन है इसका
कि कंडक्टर के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन भी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और एटम भी वाइब्रेट करने लगते हैं, जिस वजह से कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखो तो ये जो ग्राफ दिखाया गया है रेजिस्टेंस का, ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये वाला केस याद रहे ना रहे, ये वाला केस याद ना रहे, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है ओम्स लॉ में खासकर, क्योंकि ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं है, इंसुलेटर के बारे में नहीं है, किसके बारे में है? कंडक्टर के बारे में है ना। तो अब आप समझ रहे हो ना कि ओम ने क्यों कहा कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो जो V अपॉन आई का जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट आएगा, फिर नहीं आएगा, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए ओम ने कहा कि आपको कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? और अभी उसको और डिटेल में लिखवाएंगे, पहले इसको इसमें जो मैंने कराया इसको बना दो, नोट कर लो, हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के, इसको एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं ना, एक्सेप्शन मतलब समझते हो ना, अपवाद। अपवाद मतलब जो नियम का पालन नहीं करता उसको एक्सेप्शन बोल देते हैं कि ये अपवाद है ना। तो एक्सेप्शंस ऑफ ओम्स लॉ कह दो, या ओम के नियम के अपवाद कह दो, है ना, ओम के नियम के अपवाद, या सीमाएं कह दो, ओम के नियम के अपवाद या सीमा, लिमिट। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, पहला हम लिमिटेशन ये लिख सकते हैं कि ओम्स लॉ किसके लिए लगता है, केवल कंडक्टर के लिए लगता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए ओम का लॉ नहीं लगता है। ठीक है, किसके लिए वैलिड है, केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। देखो फर्स्ट लाइन ये लिख दो, हिंदी में लिखो, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। सेकंड लिखो, यदि किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, मतलब टेम्परेचर, यदि किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो चालक अनओमीय हो जाता है। अनोमीय मतलब जो ओम का नियम पालन नहीं करता उसको बोलते हैं अनोमीय। अनओमीय, तो चालक अनोमीय हो जाता है ना, अनओमिक या नॉन ओमिक, तो चालक अनओमीय हो जाता है। इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि चालक का ताप बढ़ाने से, चालक का ताप बढ़ाने से उसका, चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बताओ। चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है।
जिसके कारण V तथा I का ग्राफ, जो हमने V और I का ग्राफ खींचा था, V तथा I का ग्राफ सरल रेखा ना होकर, सरल रेखा ना होकर एक वक्र बन जाता है। वक्र मतलब समझते हैं ना, कर्व। वक्र के ब्रैकेट में लिख दो, कर्व बन जाता है। सरल रेखा ना होकर एक कर्व बन जाता है। ठीक है, तो देखो, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर जो उसका ग्राफ होगा वी और आई का, जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। देखो कैसा आएगा, जैसे यहां था वी और यहां था आई। अब आपने क्या किया है, जो सर्किट है या जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अब उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो जो V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट आ रहा था वो अब कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उसको बढ़ता गया है ना, बढ़ता गया है। डायनामिक रेजिस्टेंस हो गया है। डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है ना। तो जो आपको बताया गया था ना कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इस बात को आप सुन लो, अभी दिखाया ना टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, लेंथ और एरिया पे तो करेगा ही, कि वायर का लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, बड़ा वायर ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ा दोगे तब भी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना, जगह मिल जाएगी ना फिर उसको। अरे समझ रहे हो ना, वो मैं ये चीज मैं आगे सब एक्सप्लेन करूंगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा। अभी के लिए समझो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा कंडक्टर के अंदर, ठीक। अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। तो जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था वो अब ऐसे स्ट्रेट लाइन ना आकर ऐसे करके कर्व हो जाएगा। देखो, अगर सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो फिर ऐसा ग्राफ आएगा। मतलब अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें जो कर्व है वो हमारा पोटेंशियल की तरफ ज्यादा बढ़ गया। मतलब पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ रहा है उतना ज्यादा, क्योंकि हमारा सारा का सारा पोटेंशियल जो है ना वो अब हीट देने में जा रहा है। देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। इसका एक एग्जांपल, हम एक सर्किट ले लेते हैं। यहां मान लो एक सर्किट लिया मैंने। अब इस सर्किट में मैंने एक वो लगा दिया, बल्ब। वो बल्ब होते हैं ना जिसके अंदर वो लगा होता है फिलामेंट, पीला वाला जो बल्ब आता है जिसके अंदर एक तार सा लगा होता था पहले। अब तो एलईडी वाले आ रहे हैं, पहले वो आता था तार वाला, है ना। इसमें इसका एक टंगस्टन का तार होता था लगा हुआ, है ना। इसको हम क्या बोलते थे, फिलामेंट। तो ये मान लो ये सर्किट है, और यहाँ हमने क्या लगा रखा है, बैटरी या सेल लगा रखा है। ठीक है, अब ये जो सर्किट है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो, जब आप इसको पोटेंशियल दोगे यहाँ कुछ ना कुछ V, तो करंट बनेगा। अब स्टार्टिंग में तो देखो जब पोटेंशियल हमारा कम है, मतलब लो पोटेंशियल है, तो करंट बनता रहेगा, बनता रहेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो करंट बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम जाके, है ना, जब जैसे जैसे इसका करंट बढ़ेगा ना, इसका ये जो फिलामेंट है ये हीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा ना, तो हम कहेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो जाता है ना, अभी बताया ना। तो करंट देने से फिलामेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ, फिलामेंट के टेम्परेचर चेंज होने से फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहा नहीं फिर। ओम्स ने क्या बोला था कि V अपॉन आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यहाँ इस केस में ये फिलामेंट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा। देखो वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाने पर भी करंट उतना नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो सारी की सारी उसको हीट करने में जा रही है। वो सब हीट हो रहा है ना, उसका फिलामेंट है। तो समझ गए ना। तो ये वाला जो सर्किट है, ये कैसा सर्किट है, ये नॉन ओमिक सर्किट है, यानी अनओमीय परिपथ है। नॉन ओमिक सर्किट यानी अनओमीय परिपथ। अनओमीय का मतलब ये है कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। समझ गए क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो हम वही बता रहे हैं, उसका एग्जांपल है ये, है ना। तो क्या है ये एग्जांपल।
तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो देखो ये ग्राफ किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वोल्टेज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आया ना। तो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन। यहाँ पे ओम्स लॉ आके फेल हो जाएगा, ठीक है, नोट करो इसके नीचे ही। इसके अलावा भी ये जो मैंने एक सर्किट बताया आपको फिलामेंट वाला, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्किट होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। सेमीकंडक्टर फॉलो नहीं करते, ट्रांजिस्टर फॉलो नहीं करते, वैक्यूम ट्यूब फॉलो नहीं करते, है ना, क्रिस्टल रेक्टिफायर फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे सर्किट हैं, डायोड बाल्ब फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे सर्किट हैं जहां ओम्स लॉ लगता ही नहीं है। ओम्स लॉ कब लगेगा, समझ गए ना, जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा हो सर्किट के अंदर। कोई भी जो कंडीशन जो ओम्स लॉ ने बताई थी, टेम्परेचर प्रेशर वो चेंज ना होगा, तब आप कहोगे कि भाई वोल्टेज के प्रोपोर्शन में क्या बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, यानी वी अपॉन आई का रेशियो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तब कहोगे ओम्स। अदरवाइज अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या कुछ कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो फिर ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आप ये पूरा ओवरऑल आपने ओम्स लॉ यहाँ पर फिनिश कर दिया। पूरा पहले ओम्स लॉ पढ़ा आपने, उसका प्रूफ देखा, प्रूफ देखने के बाद आपने समझा फिर हो जाता है कहाँ कहाँ ये वैलिड नहीं, ठीक है। चलो, क्या इसके नीचे एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो, का नियम, जो मैंने अभी सर्किट बोले ना उनका नाम लिख लो, एमसीक्यूज में आ सकता है। ओम का नियम, ट्रांजिस्टर, कोमा, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मतलब सेमीकंडक्टर को ही बोलते हैं ना, एक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। थर्मिस्टर, कोमा, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, कोमा, डायोड आदि में सत्य नहीं है, आदि में सत्य नहीं है, ठीक है। इनमें भी ओम्स का लॉ फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ गए आप, कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर, ठीक है। बुक लाए हो आप एनसीईआरटी वाली, तो वही एनसीईआरटी वाली बुक लाए हैं या नहीं लाए, बताओ जल्दी, क्योंकि मैं एक न्यूमेरिकल आपको एज ए होमवर्क देना चाहता हूँ, समझा कर उसको, लेकिन लाए हैं भाई, किसी एक के पास भी है वो। हाँ तो इसमें देखना जरा, एनसीईआरटी का 3.17 वाला न्यूमेरिकल। हम्म, क्या कह रहे हो, तुम्हारी बुक में कितने हैं, 17 वाला है न्यूमेरिकल, इसमें ऐसे करके टेबल बनी हुई है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कह रहे हैं मिसरातु है मैग्निन। मिसरातु जानते क्या होती है, एलॉय, एलॉय क्या होती है एलॉय, हम्म, मिश्र धातु मतलब,
मिश्र धातु नाम से ही क्लियर है ना, मिश्र मतलब मिश्रण है, धातु मतलब मेटल्स का। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को पिघलाकर मिलाकर एक नया मेटल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय, मतलब मिश्रातु या मिश्र धातु। स्टील, अब स्टील किससे मिलकर बनती है बताओ? स्टील का पता है? एल्युमिनियम होता है इसके अंदर, और जिंक भी होता है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एल्युमिनियम है कुछ परसेंट जिंक है, और शायद टिन भी है ना। तो मतलब ये क्या है, एक एलॉय है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगी स्टील, स्टील का कोई सिंबल कोई फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ये बनाई जाती है, एलॉय है ये, है ना। तो ऐसे ही एक एलॉय होता है मैग्नीन। क्या होता है? मैग्नीन। तो ये कह रहे हैं मैग्नीन के बने प्रतिरोधक के पर लिए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कह रहे हैं मैग्नीन मैग्नीन का हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, मैग्नीन का वायर है, उसका हमने रेजिस्टेंस बना दिया है। अब उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो इस टेबल के अंदर दिया हुआ है, देखो। जब हमने जो वोल्टेज है उसका वो 3.94 लिया, तो करंट कितना फ्लो हुआ देखो, 0.2 एम्पियर का, है ना। और जब हमने वोल्टेज को 7.87 किया तो फिर करंट कितना फ्लो हुआ, 0.4 एम्पियर का। ऐसे करके अलग अलग रीडिंग हमने निकाली कई सारी, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर अलग अलग करंट की वैल्यू आई है ना। जाहिर सी बात है, पोटेंशियल चेंज करोगे तो करंट तो चेंज होगा ही। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये जो हमने डेटा आपको बताया है इससे आप क्या बता सकते हैं, क्या मैग्नीन ओम्स लॉ फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना है इस डेटा से। तो बताओ कैसे पता करेंगे कि ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा? आपको डेटा दिया गया है, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है अलग अलग, उन पर जो करंट आया है वो दिया हुआ है अलग अलग, कई सारी वैल्यू है वोल्टेज की, कई सारी वैल्यू है करंट की। तो अब आप कैसे पता करोगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? बताओ। बहुत इजी, बहुत ज्यादा सिंपल है एकदम। कौन बताएगा? अरे कई सारी वैल्यू दी हुई है वोल्टेज की, यहाँ कुछ वैल्यू है वोल्टेज की, तो उस पर करंट जो आएगा वो भी दिया हुआ है। फिर वोल्टेज चेंज किया तो फिर करंट जो आएगा वो दिया हुआ है। ऐसे करके कई सारी वोल्टेज है, कई सारी करंट है। तो आपसे पूछा है बताओ ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे पता करोगे? हैं? क्या? V को I से डिवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर कौन से वाले V को कौन से वाले I से डिवाइड करेंगे? कई सारे V हैं, कई सारे I हैं, सबको ही करेंगे, है ना। देखो जितने भी वोल्टेज और जितने भी करंट दिए हैं ना वोल्टेज पर, उनसे आप रेजिस्टेंस निकाल निकाल के देखो। अरे यार अभी तो बताया मैंने, अगर ओम्स लॉ फॉलो होगा तो V अपॉन आई का रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। दैट इज रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप इसको इससे डिवाइड करो, कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसको इससे डिवाइड करो, फिर वही वैल्यू आ गई, फिर इसको इससे डिवाइड करो, फिर वही वैल्यू आ रही है, बार बार वही वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि V अपॉन आई का रेशियो दैट इज क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। ये इस क्या मतलब है, उस पर करंट बढ़ाने पर और वोल्टेज बढ़ाने पर डिपेंड नहीं कर रहा रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो होगा। अगर वैल्यू सेम आती है तो, और अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही है, पहले कुछ और आई बाद में कुछ और आई फिर कुछ और आई, दैट इज रेजिस्टेंस डायनामिक है, रेजिस्टेंस बार बार क्या हो रहा है? चेंज। तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो ऐसे करके चेक कर लेंगे। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो इन वैल्यू को डिवाइड कर करके देखोगे, वी और आई की वैल्यू बार बार डिवाइड करके देखोगे, अगर सेम रेजिस्टेंस आ रहा है तो ओम्स लॉ फॉलो होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। इसको आप ट्राई करेंगे घर से। क्वेश्चन है 3.17 है एनसीईआरटी का।